Okay, so let us continue the chapter wave optics. Okay, so last time हमने वेव ऑप्टिक्स के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया था और उसके अंदर जो बैंडविड्थ का जो एक्सप्रेशन है तो वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन so that we can have an revision once again. So see here, we have just seen last time that in Young's double slit experiment, there are two sources taken here, which are named as A and B. Okay, this A and B are going to be the two sources of light. Okay, light के दो sources है वो, which are kept at a very small distance from each other, which is given by small d here. ये small d जो है तो वो इन दो sources के बीच में का distance है बिल्कुल. और एट द सेम टाइम इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है और इन दोनों सोर्सेस का और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, राइट. सो कैपिटल डी इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन फाइनली. तो ये कैपिटल डी हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल डी हियर, नो डाउट. एंड एट द सेम टाइम अभी इसमें देखो इस एक ज्योमेट्री हमको यहाँ पे ऐसा कंसिडर करना होता है कि इस ए और बी का जो मिड पॉइंट होता है तो उस मिड पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ, और इस ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सीधा स्ट्रेट लाइन में जो कि इस स्क्रीन को पी पे जाके मिलता है बिल्कुल. सो दिस परपेंडिकुलर विल मीट द स्क्रीन एट पॉइंट पी इन दिस वे हियर, एंड देन दिस परपेंडिकुलर along with this the two perpendiculars are drawn from A and B also on this same screen, meeting it at M and N respectively, like this. Okay, और ये point Q जो है वो we can consider any point Q on the screen which is at a distance x from the point P here. Okay, तो इस point P से x distance पे एक point Q है, ऐसा हमने यहाँ पे consider किया है. और उसके अलावा ये जो distance है A से लेके O तक का जो distance है ये d/2 बनता है. ठीक है, ये d/2 है. और इवन ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो भी d/2 है, हमको पता है ऑलरेडी, बिकॉज दिस O is going to be the midpoint of AB, and that's why this O divides AB in two equal parts, and that's why it becomes d/2 and d/2 each. Now in order to find out the path difference between the two waves reaching at point Q from A and from B here, देखो ठीक से A और B से जो निकलने वाले वेव्स है वो जब Q पॉइंट पे जाके मिलेंगे तो वहां पे वो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगे. ऑब्वियसली A में से निकलने वाले जो वेव्स है उनको थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जबकि B में से निकलने वाले वेव्स को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. इसलिए B Q के अंदर जरूर वेव्स भी तो ज्यादा बैठेंगे. ये देखो B Q के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स बैठेंगे और A Q के अंदर कम नंबर ऑफ वेव्स बैठेंगे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस जरूर होगा. वो पाथ डिफरेंस हमको यहाँ पे निकालना है. तो वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल के ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, AMQ, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमने ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जो कहता है कि सिंपली AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर. करेक्ट है. But at the same time, we already know that this AM square, AM is same as this capital D, which is the distance between the two slits and screen. तो slit और screen का जो distance है, उसको हमने capital D बोल के रखा है. इसलिए इस AM square के बदले हमने क्या डाल दिया, D square डाल दिया. और at the same time, this MQ can be obtained by geometry because we already know that this PQ is actually X and this PM is going to be D/2. As like this here. So that's why this x minus d/2 happens to be this mq here, and hence we can just replace this mq square by simply x minus d/2 का whole square. करेक्ट है, जिसके कारण हमको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है. इसके बाद हमने फोकस किया इस दूसरे ट्रायंगल के ऊपर जो कि BNQ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है. दिस इज राइट एंगल हियर. So because of that we can apply the Pythagoras theorem here and say that this BQ square is going to be equal to BN square plus NQ square. करेक्ट है. बट BQ square जो है वो तो चलो as it is रखा,
but this bn square here is going to be same as this d square actually, because d is same as parallel to bn and hence they are going to be same. So bn के बदले हमने क्या किया, d डाल दिया, और ये जो ये है pn है, it is composed of two parts. One part is x, which is pq, and remaining part is d by 2 here, and that's why this x plus d by 2 can be supposed to be equal to pn, and that's why we have to replace this pn by x plus d by 2 here, and hence we can get this as a second equation for bq square. Once we get this bq square and aq square, we can just subtract these two equations. So if we just subtract this first equation from the second one, then we can be able to get this bq square minus aq square in LHS, which is going to be equal to dq square, d square plus x plus d by 2 whole square minus d square plus x minus d by 2 का whole square, जिसको ओपन करने के बाद ये माइनस साइन की वजह से ये दोनों का साइन चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे माइनस माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जिसकी वजह से ये डी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, और ये जो बचा हुआ है ये x प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हमने a प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड किया। इवन ये x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर को भी हमने a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड किया, जिसमें से जो सिमिलर टर्म्स है, जिसमें यहाँ पे कि x स्क्वायर है और x माइनस x स्क्वायर है, वो कैंसिल हो गए। इवन डी स्क्वायर बाय 4 है और यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर बाय 4 रहने वाला है, जो कि कैंसिल हो गया, और बाकी जो बचा तो वो xd और ये xd मिलके 2xd बन गया, and this 2xd is the value of this bq square minus aq square. But again we have applied this a square minus b square is equal to a plus b into a minus b here, so that we can just replace it by that bq minus aq into bq plus aq, so that bq minus aq can be written to be equal to this bq plus aq can be transferred in the denominator in the other side, so that we can get this 2xd upon this bq plus aq. But as we know already that this bq and aq are almost parallel. ये देखो aq इस तरह से और ये bq इस तरह से, ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, और इसलिए इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली d के साथ इक्वेट कर सकते हैं, and since they are approximately equal to d, we can just replace them by d plus d, that is 2d here, and hence if we just replace this whole denominator by 2d, then we can just get 2 cancelled from this numerator and denominator, so that we can just get this xd by d as the final equation for path difference. Okay, path difference of the waves reaching at point q from a and from b can be obtained to be simply equal to xd by d, no doubt. And once we get the path difference, then we will be able to get the condition for dark and bright point, because already we know that the condition for bright point is that the path difference must be equal to n lambda, but path difference is obtained to be xd by d here. So if we just equate it with n lambda, then we can just transfer this d in this other side and small d also in the denominator, so that we can get this x to be simply equal to n lambda d upon small d, and this is the value of the distance of nth bright band, or we can say nth bright band from the center. That means, for example, on the screen, if we see carefully, इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे ठीक से, तो इस सेंटर से फर्स्ट ब्राइट बैंड जो है वो ये सपोज यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बैंड है, यहाँ पे सेकंड ब्राइट बैंड है, थर्ड ब्राइट बैंड, फोर्थ ब्राइट बैंड. So in general we can say nth bright band will be located at a distance which is given by this formula x is equal to n lambda capital D upon small d. This is the formula for the finding the distance of nth bright band from the center of the screen, which is p here. Okay, तो ये हमको समझना है. And this is if we just go on putting the different values of n in this formula here, just like n equal to 1 यहाँ पे डाल दिया, n equal to 2 यहाँ पे डाल दिया, n equal to 3 डाल दिया, so we can just go on getting the different distances of different number of bright bands like this. This is the distance of first bright band, this is the distance of second bright band, third bright band, and so on up to nth bright band here. And if we want to find out the bright bandwidth, then we'll have to find out the distance between any two bright bands, either first and second, or second and third, or any two successive bright bands in general. So either we can just do it at x2 minus x1 or x3 minus x2, whatever we may be. So 2xd by d minus xd lambda d by d अगर करेंगे तो हमको मिलेगा simply lambda d by d.
इवन अगर ये 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी अगर करेंगे तभी भी हमको वही मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी ही मिलेगा, जो जिसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं एक्चुअली. एंड दैट बैंडविड्थ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, that is lambda into capital D upon small d in this way. So this is actually going to be the bandwidth, but this is in case of bright bands, right? But if we just consider the dark bands also, then dark band के लिए condition क्या मिलता है हमको? Path difference must be equal to n minus half into lambda, correct है? So using this, we can just have this path difference to be equal to x d by capital D, and if we just replace it by that, we can get this as a final equation. And if we just transfer this d and small d in the other side, then we'll be able to get this as x to be simply equal to, तो यहाँ पे x क्या मिलेगा हमको? The distance of nth dark band now will actually be equal to n minus half into lambda into capital D upon small d, which is the distance of nth dark band from the center. For example, the first dark band from the center is there at a point at a distance of lambda capital D upon 2d from the center. The second dark band is at a distance of 3 lambda capital D upon 2d from the center. And this third dark band in the same way, we can find out it to be 5 lambda D upon 2d. यहाँ पे 2 missing है, consider कर लो यहाँ पे. Okay, तो यहाँ पे 2 आने वाला है. Yes, so 5 lambda d by capital 2d, 2 small d. And if we try to find out the bandwidth once again, the distance between any two dark bands also, that is x2 minus x1 or x3 minus x2, then we can be able to get the same thing once again here, that is 3 lambda 2 by lambda d by 2d minus lambda d by 2d, so that we can get this 2 lambda d by 2d, so that 2 gets cancelled, and we'll be left with simply lambda d capital D by small d, which is the formula for bandwidth in this case. Okay, so this is the expression for bandwidth in this way. Okay, so now we can just see the experimental setup of Young's double slit experiment. Okay, YDSE बोलते हैं उसको, Young's double slit experiment. What Young's have done in order to carry out this experiment in laboratory is he has taken a कार्डबोर्ड लाइक दिस. देखो इस टाइप का एक कार्डबोर्ड उसने लिया, उसको एक पिन होल गिराया, ठीक है. इट वाज कंटेनिंग वन पिन होल, एंड देयर वाज अनदर कार्डबोर्ड केप्ट हियर इन फ्रंट ऑफ दिस फर्स्ट कार्डबोर्ड हियर, and this cardboard contains 2 pinholes which are equidistant from this first pinhole here. तो यहाँ पे इस सेकेंड वाले कार्डबोर्ड के ऊपर 2 पिनहोल्स डाल दिए, और इस फर्स्ट वाले कार्डबोर्ड के ऊपर सिर्फ एक ही पिन होल है. और फिर उसके बाद उसने यहाँ पे स्क्रीन रखा है, यहाँ पे स्क्रीन रख दिया. And we can just see the theory of this experiment, that whenever this monochromatic light is kept here, तो इसमें से जैसे ही लाइट निकलता है, इस सोर्स में से जैसे लाइट निकलता है, so the light will just spread in the form of spherical wavefront like this. तो यहाँ पे एक spherical wavefronts के फॉर्म में लाइट फैलेगा, करेक्ट है. तो this spherical wavefront will go on enlarging according to the Huygens principle, as we have just seen it in the last lectures. And when this spherical wavefront will just touch these 2 pinholes at a time, so what will happen is every point on the secondary on the wavefront acts as a secondary source. Already we have seen this in the Huygens principle. Every point on the wavefront acts as a secondary source, and it sends out the secondary waves, and the envelope drawn to all the secondary waves gives us the next wavefront at that instant. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सोर्स है, ये दोनों सोर्सेस को टच करने वाला जो वेवफ्रंट है, तो इसमें से सेकेंडरी सोर्सेस ये पॉइंट्स बनेंगे और इसमें से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे. So these secondary waves can be shown like this. So this is the secondary waves which are emitted by this first source here, and then again in the same way the secondary waves which are emitted by the second source can be shown like this here in this way. And these secondary waves will just form an interference in the space which can be observed on the screen by putting the screen here in front of these 2 sources. तो यहाँ पे अगर हमने ये सोर्सेस रख दिए तो हमको स्क्रीन पे ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा आराम से.
So this is the interference pattern which is formed due to the both of these two sources in this way. So this is the experimental arrangement of the Young's double slit experiment. Remember. So here we can just see the total capital distance, capital D, which is the distance between the slits and screen, can be measured by the scale directly here. तो ये scale से measure करके हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे. And यहाँ पे जो interference pattern form होता है, ये देखो interference pattern जो यहाँ पे form होगा उसके अंदर alternate bright dark bands form होंगे. Suppose this is the location of bright bands only on the screen. तो ये सारा interference pattern form हो गया. ठीक है. So suppose that this is the central bright band is this one here. Okay. तो ये central bright band है suppose. तो इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो bandwidth है, bandwidth which is nothing but the distance between any two bright bands. Suppose ये एक bright band और ये दूसरा bright band. इन दोनों के बीच में जो distance है, sorry, successive bright bands ना. तो ये एक ब्राइट बैंड और ये एक ब्राइट बैंड, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है इसको हम बोल सकते हैं बीटा, which is called as the bandwidth here. So this bandwidth can be measured directly by using the scale. तो स्केल यूज करके ही हम ये बैंडविड्थ मेजर कर सकते हैं आराम से, नो डाउट. और ये कैपिटल डी जो है वो भी हमने स्केल से ही मेजर किया है. एंड इवन द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पिन होल्स कैन आल्सो बी फाउंड आउट by using this normal scale only. So after finding this, all these three distances, small d, capital D and beta, that is the bandwidth here, we can just make use this of this equation which we have derived just now, that is beta is equal to lambda into capital D upon small d. करेक्ट है. तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो इसको थोड़ा इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लैम्बडा विल बी एक्चुअली इक्वल टू, ये d को उस तरफ लेके जाएंगे और इस कैपिटल D को अगर नीचे लेके जाएंगे उस तरफ नीचे डिनोमिनेटर में, तो इससे हमको मिल जाएगा lambda becomes equal to, that is beta, which is the bandwidth, multiplied by small d, that is the distance between two sources, and that is divided by capital D, which is the distance between slit and screen, like this. So by using this equation we can just try to find out the wavelength of light using this experiment. So Young's have successfully found out the wavelength of light by using this Young's double slit experiment. Okay, what he have done, simply he has taken a monochromatic light and kept it at this point here. He has put a cardboard containing one pinhole in front of this source of light, and he kept another cardboard containing two slits or two pinholes in front of that first cardboard, and he kept a screen in front of this both of these cardboards here, and then he allowed a light to pass through this first pinhole, and he allowed to make this wavefront, the two points of the same wavefront to touch on these two pinholes simultaneously here. तो मतलब उसने इस फर्स्ट पिन होल में से वेव फ्रंट जनरेट किया, और उस वेव फ्रंट का दो पॉइंट्स, एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे एक सेकेंडरी सोर्स के जैसे काम करते हैं, जिसमें से सेकेंडरी वेव्स निकलते हैं, और ये सेकेंडरी वेव्स आगे जाके इंटरफेयर करते हैं और इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करते हैं इस तरह से यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड हियर in this case, and bandwidth can be measured directly using the meter scale, and also this capital D is also can be measured by using the meter scale, and small d can also be measured manually by using the scale. And using all these three measurements and using this formula here, he has been able to calculate the wavelength of light, which is impossible otherwise or very difficult otherwise. क्योंकि लाइट का वेवलेंथ निकालना, लाइट का वेवलेंथ कोई निकालना कोई बड़ी बात, बहुत इजी बात नहीं है. क्योंकि देखो लाइट का वेवलेंथ कितना होता है तुमको पता है. जो हम देखते हैं कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो भी अगर देखते हो तो 8000 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर. तो सोचो कितना छोटा वेवलेंथ है लाइट का, तो वो निकालना प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. But Young's double slit experiment have done it successfully. Okay, so yeah, this was the first experiment which was
used to find out the wavelength of light actually. तो लाइट का वेवलेंथ निकालने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया यंग्स द्वारा, और दूसरा उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यूजिंग दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट we get a clear idea of wave nature of light. कि क्योंकि जब आपने देखा था स्टार्टिंग में कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजेंस वेव थ्योरी, तो ये दोनों थ्योरीज के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो दिस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हैज सपोर्टेड हाइजेंस वेव थ्योरी लॉट. दैट मींस द हाइजेंस वेव थ्योरी जो है वो सपोर्ट करने के लिए, मतलब हाइजेंस वेव थ्योरी करेक्ट है ये क्लेम करने के लिए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट. अगर यहाँ पे हम जो देखते हैं वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और ये जो इंटरफेरेंस का जो थ्योरी है वो हम थ्योरी यूज करके फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला प्रैक्टिकली भी अगर जब करेक्ट आता है तो इससे एक तरह से क्या हो रहा है कि लाइट का वेव नेचर एक्सप्रेस हो रहा है. वेव नेचर जो लाइट का है वो बिल्कुल कंफर्म हो रहा है, कंफर्म. दैट मींस लाइट इज कंफर्मली वेव. ये बात जो है वो एक तरह से कंफर्म हो जाता है यूजिंग दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके, बट as we can see there are some drawbacks also to this Young's double slit experiment. The first thing is that the observations are not very much accurate. ये सबसे पहली बात हमको यहाँ पे देखनी है कि ऑब्जर्वेशंस जो हमने लिए हैं ये बहुत रफ है. रफ मतलब जस्ट ऑलमोस्ट स्केल से यूज किए हैं, मेजर किए हुए. जो मेजरमेंट हमने यहाँ पे किए हैं वो बहुत ही रफ है. उसके अंदर एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. बिल्कुल एरर कैन इंट्रोड्यूस अप टू 50% एरर यहाँ पे आ सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका एक तरह से ये ड्रॉबैक है कि वी कैन गेट almost 50% error by if we just make a small errors in the measurements of the bandwidth or the distance between the slits and the distance between slit and screen, then beta, small d and capital D, इन तीनों को मेजर करने में अगर हम थोड़ा भी अगर एरर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एरर एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन ही बहुत छोटे होने की वजह से एक्चुअली बहुत बड़ा बन जाता है, और उसकी वजह से काफी ज्यादा परसेंटेज एरर, ऑलमोस्ट 50% तक का परसेंटेज एरर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, विच इज ऑफ नो यूज एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि 50% का अगर एरर आ रहा है, चलो ठीक है 2-3%, एक 5%, 10% तक समझ सकते हैं, बट उससे ज्यादा एरर अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट ही बेकार हो गया. तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं. बट नो डाउट इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन द लेबोरेटरी. क्योंकि लैब के अंदर इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस किसी ने भी उसके पहले डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखाया था. ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यंग्स एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज very important in that sense because it was the first experiment to demonstrate interference of light practically हम लाइट का इंटरफेरेंस देख सकते हैं लैब के अंदर, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इसलिए वो एक तरह से उसका सिग्निफिकेंस है. दूसरी बात, उसने वहां पे ये सनलाइट यूज किया था. ठीक है, ये यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं कि सनलाइट यूज किया था, जिसकी वजह से और एक ड्रॉबैक क्रिएट हो गया. क्योंकि सनलाइट हम जानते हैं ऑलरेडी कि सनलाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर्स होते हैं. 7 different colors are already there in the sunlight, and because of that what happens is every color forms its own interference pattern on the same screen, and the interference patterns of all colors just get mixed with each other, and because of that we can just get a colorful interference pattern on the screen, which is again very difficult because means in that case we cannot find out the bandwidth properly. तो किसी भी एक पर्टिकुलर इसका जो पर्टिकुलर बैंड का जो बैंडविड्थ है, एक पर्टिकुलर कलर का जो बैंडविड्थ है, वो हम प्रॉपरली और एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे कलर्स का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो एक ही स्क्रीन के ऊपर मिक्स हो जाता है, और उस मिक्सिंग की वजह से हर एक कलर का एक सेपरेट कलर का जो बैंडविड्थ है वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है. तो ये उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. बट आफ्टरवर्ड्स लेटर ऑन ही हैज यूज्ड द मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है कि जो सनलाइट यूज करने की वजह से जो कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलता है
वो प्रॉब्लम बाद में चल के सॉल्व किया कर दिया गया, क्योंकि उसने बाद में सनलाइट के बदले मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक ही कलर का येलो कलर, या हो सकता है कि एक ही कलर का या येलो कलर या ग्रीन कलर या रेड कलर, एक ही कोई भी पर्टिकुलर कलर का लाइट उसने यूज किया, जिसके कारण उसने उसको वो एक बात, वो जो ड्रॉबैक था वो उसमें से हट गया। और एक बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उसने पिन होल्स यूज किए थे। इन द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट ही हैज यूज्ड पिन होल्स which were very inaccurate actually, क्योंकि पिन होल्स से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मेजर करना और इक्विडिस्टेंट रखना इन दोनों पिन होल्स को, ये बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली होता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, later on what he did is he just instead of the pinholes he used the slides or slits actually। तो इन पिन होल्स के बदले उसने क्या किया, स्लिट्स यूज किया। मतलब अभी ये जो फर्स्ट कार्डबोर्ड है, इस फर्स्ट कार्डबोर्ड के ऊपर बजाय कि एक सिंपल होल गिराने के, उसने एक इस तरह का स्लिट यूज किया। स्लिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। स्लिट मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल इस टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, स्लिट ही बोल सकते हैं, स्लिट। ओके, तो यहाँ पे अगर एक कोई भी बल्ब अगर हम रख देंगे, या बल्ब नहीं, एक लीनियर सोर्स अगर यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, ठीक है, ये सपोज एक लीनियर सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रहा है, और इसके सामने यहाँ पे एक लीनियर टाइप का होल रख दिया, और उसके सीधा सामने वाले दूसरे स्क्रीन पे, मतलब दूसरे वाले कार्डबोर्ड के ऊपर सिर्फ दो पिन होल्स बनाने के बजाय उसने दो स्लिट्स बना दिए। स्लिट्स, स्लिट्स मतलब लीनियर होल, इस तरह से, ये इस टाइप का हम होल बना सकते हैं यहाँ पे। So instead of making the holes, he has made the slits in this way, and then on the screen placed in front of that, he has got the bands, alternate bright and dark bands on the screen, because the wavefront which is formed here will be actually spherical wavefront like this. Okay, तो इस टाइप का spherical wavefront यहाँ पे create होगा, समझ सकते हो ठीक से। So this type of spherical wavefront will be formed. Like this, and this spherical wavefront actually will go on enlarging, and its radius will go on increasing and increasing continuously, and at a particular time it will just reach at this second cardboard, so that this whole spherical wavefront will just touch the both of these slits here simultaneously, and this slits will give rise to new cylindrical wavefronts here. Sorry, spherical नहीं, cylindrical ना, cylindrical wavefronts यहाँ से इसमें से निकलने वाले हैं, and these cylindrical wavefronts will form the interference pattern on the screen placed in front of this, and this is actually called as the Young's double slit experiment. Remember, okay? तो ये अच्छी तरह से याद रखो। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, लैम्बडा इज इक्वल टू सिंपली बीटा इनटू डी अपॉन कैपिटल डी, दैट्स इट। सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला वी कैन यूज हियर, एंड ऑब्वियसली ये जो पहले वाले फॉर्मूले हमने जो डिराइव किए, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, हाउ मच इट इज, n lambda into capital D upon small d, and the distance of mth dark band is given by m minus half into lambda into capital D upon small d, no doubt. So these are the formulae for Young's double slit experiment, no doubt. So the next topic in this chapter, that is about the conditions for getting the steady and sharp interference pattern. अब देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना एक्चुअली वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती है। सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये है कि द टू सोर्सेस व्हिच आर यूज्ड इन टू फॉर्म द इंटरफेरेंस पैटर्न शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो ये दोनों सोर्सेस जो है वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो उस केस में उनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए दोनों एक ही कलर के होने चाहिए, नहीं तो फिर कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिल जाएगा आराम से। we don't want that, and that's why the two sources should be monochromatic. This is the first condition you can see.
The second condition is that the two sources should be of equally bright होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, अगर उनका ब्राइटनेस अगर कम ज्यादा है, तो अगर एक वेव ऐसा है और एक वेव अगर सपोज थोड़ा छोटा है, उसका एम्पलीट्यूड अगर थोड़ा छोटा है, तो उस केस में जब वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे इस तरह से, अगर दूसरा वेव अगर थोड़ा इस तरह से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा कि जब वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो हमको मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे तब हमको पूरी तरह से डार्क पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे द टू वेव्स मस्ट बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी और दे शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड्स, क्योंकि अगर इक्वल एम्पलीट्यूड्स रहेंगे तभी तो जब वो कैंसिल करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगे, थोड़ा बचा रहेगा। तो दैट मीन्स डार्क पॉइंट विल नॉट बी फॉर्म्ड, बट लेस डार्क एंड मोर ब्राइट और लेस bright and more bright bands will be formed in case when the waves are not equally bright. Remember, the third condition here is that the two sources should be narrow. Okay, narrow होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर सपोज ये एक स्लिट है और ये दूसरा स्लिट है, ठीक है, ये एक होल है और एक दूसरा होल है, इनमें से जो जाने वाले वेव्स है वो सीधा जाके सामने वाली स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करने वाले हैं। लेकिन अगर इसमें से जो वेव्स निकलते हैं और इसमें से जो वेव्स निकल रहे हैं वो वेव्स अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे फॉर्म करेंगे। इसलिए वो दोनों वेव्स जो है, दोनों सोर्सेस जो है वो बहुत नजदीक होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर ये दो सोर्सेस यहाँ पे बहुत दूर दूर है तो इनमें से जो वेव्स निकलेंगे, तो इसमें से जो वेव्स निकलेगा वो सीधा इस तरह से फैलेगा और इसमें से जो वेव्स निकलेगा वो सीधा इस तरह से फैलेगा। अगर इन दोनों में से वेव्स निकलने वाले जो है वो अगर मिलेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म ही नहीं होगा। अगर फॉर्म होगा भी तो भी बहुत छोटे रीजन में, इसलिए कि यहाँ पे बहुत छोटे रीजन में फॉर्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर इस छोटे रीजन में अगर वो इंटरफेयर करते भी है तो भी एक इंटरफेरेंस रीजन जो है वो बहुत छोटा होगा, जो कि कुछ काम का नहीं है। इसलिए इंटरफेरेंस मैक्सिमम फॉर्म हो, मतलब मैक्सिमम इंटरफेरेंस फॉर्म हो और बैंडविड्थ मैक्सिमम मिले, उसके लिए इन दोनों सोर्सेस को बहुत बहुत जरूरी है कि दोनों बहुत नजदीक होने चाहिए, ठीक है ना। मींस द टू सोर्सेस शुड बी क्लोज टू ईच अदर। okay, we can say that the two sources should be close to each other, मतलब ये बहुत करीब होने चाहिए, जितना करीब होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे इंटरफेरेंस पैटर्न का जो बैंडविड्थ है वो हमको ज्यादा मिलेगा। और वैसे भी देखो इस इक्वेशन के अंदर भी अगर देखते हैं ठीक से कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है हमारा, लैम्बडा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो एज स्मॉल डी डिक्रीजेस द बैंडविड्थ विल इंक्रीज, तो जितना ये स्मॉल डी हम कम करेंगे उतना बैंडविड्थ ज्यादा होगा। तो इसलिए क्लियर एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन these waves overlap in a maximum extent like this। अगर मैक्सिमम पार्ट उनका ओवरलैप होता है, ठीक है ना, मिक्स होते हैं, तो उस केस में वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको और क्लियर दिखाई देगा और बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा मिलेगा, एंड दैट इज वी वांट, एंड दैट्स व्हाई द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होने के लिए ये जो दो सोर्सेस है दिस शुड बी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, then only we can just get the interference pattern, no doubt। and the fourth condition is that the two sources should be narrow, जो कि अभी हमने बात की थी, नैरो होने चाहिए। अभी नैरो का मतलब क्या होता है कि अगर समझो कि एक जो तो सोर्सेस है वो अगर नैरो नहीं है, दे आर सपोज वाइड, ठीक है, इफ द टू सोर्सेस आर वेरी मच वाइड, then instead of getting only one wave train entering in the pinhole, large number of wave trains or light wave trains will just enter into the same pinhole and they will interfere among themselves, and because of that the interference pattern will just get blurred, or interference pattern will not be obtained actually, because the whole screen will just get lit। मतलब ये पूरा स्क्रीन जो है वो लिट हो जाएगा, मतलब ये पूरा स्क्रीन के ऊपर लाइट जो है वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि the two sources should be narrow in the sense the two sources should be so small that only one wave train can enter into them, ठीक है। सो ये एक कंडीशन है, this is one of the condition for getting interference pattern।
And the fifth condition is that the two sources should emit the light which is in the same plane of polarized vibration. उन लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कैंसिल नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा है कि देखो, अगर मैं दिखाता हूँ इस तरह से कि अगर समझो एक वेव जो है वो इस तरह से अगर आगे बढ़ रहा है और दूसरा वेव अगर इस तरह से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक वेव का जो वाइब्रेशन है वो वर्टिकल है और दूसरे वेव के वाइब्रेशन जो है हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में जब वो वेव आके मिलेंगे तो उस समय उनका रिजल्टेंट जो है वो ऐसा 45 डिग्री इंक्लाइंड प्रोड्यूस होगा, जो कि कुछ काम का ही नहीं है। तो इसलिए वेव्स कंप्लीट कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो ये कंप्लीट कैंसिल कर पाए उसके लिए उनका पोलराइजेशन का जो या पोलराइजेशन वाइब्रेशन का जो प्लेन है वो भी सेम होना जरूरी है। द टू वेव्स शुड बी इन द सेम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, देन एंड देन ओनली दिस इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट कंडीशन ये है, द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अभी देखो ये कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेस मींस, एज वी ऑलरेडी नो दैट light is not emitted continuously but it is emitted in the form of packets, right? So अब यहाँ पे A और B ये दो अगर सोर्सेस है तो A में से जब एक पल्स इमिट होगा, पैकेट इमिट होगा, ये सपोज फर्स्ट पैकेट इमिट हो गया, तो B में से भी सपोज सेम पैकेट इमिट हो गया, तो अभी जरूरी नहीं ना कि अभी यहाँ पे A का जो पैकेट है वो अगर क्रेस्ट से स्टार्ट होता है तो B का भी पैकेट क्रेस्ट से स्टार्ट हो, या A का पैकेट अगर ट्रफ से एंड होता है तो बी का भी पैकेट ट्रफ से ही एंड हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट न होना, क्योंकि कोई भी दो सोर्सेस जो है वो कोहेरेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि दो सोर्सेस में से निकलने वाले जो पल्स है, वेव पल्स उसको हम बोल सकते हैं। अब ये सपोज ये एक वेव पल्स है ए में से निकलने वाला, और ये बी का जो निकलने वाला वेव पल्स है वो ऐसा है। अभी देखो इसमें ये जो पार्ट देख रहे हो कि नहीं, अगर ठीक से देखते हो तो ये फर्स्ट इसमें ए में से पहले क्या निकल रहा है, यहाँ पे ट्रफ निकल रहा है, ट्रफ दिख रहा है, ट्रफ। जबकि बी के अंदर अगर देखते हो ठीक से तो बी में से क्या निकल रहा है, पहले क्रस्ट निकल रहा है, करेक्ट है, क्रस्ट। सो वी कैन सी क्लियरली दैट अभी कोई भी वेव का जो पल्स है तो उस पल्स के अंदर स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा और नेक्स्ट पल्स कभी जनरेट होगा, ये दोनों के बीच में ये एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही मुश्किल है, और मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। और इसीलिए दो सोर्सेस का कोहेरेंट होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि द वेव्स लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इट्स नॉट इमिटेड कंटिन्यूअसली। एक बार अगर फेज डिफरेंस अगर हमको पता चल गया और वो हमेशा के लिए उतना ही होगा, जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना होता है कि द फेज डिफरेंस चेंजेस टाइम टू टाइम, just after one pulse is finished the phase difference will just get changed again. When the next pulse will appear, then that pulse will have a different phase difference again, and because of that phase difference will go on changing continuously from pulse to pulse, and this is very worst case. And because of that only the interference pattern formation becomes very difficult, or almost it becomes impossible. Okay, the interference pattern form होना बहुत मुश्किल बनता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही बन जाता है, क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो बार बार चेंज होता रहता है। ये फेज डिफरेंस का बार बार चेंज होने का जो फिनोमेना है, तो ये हमको ओवरकम करना पड़ेगा और इन दो वेव्स को कोहेरेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, कोहेरेंट मतलब क्या है, द फेज डिफरेंस मस्ट बिटवीन द टू वेव्स मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, the phase difference must between the two waves must be constant, may not be zero, need not to be zero, but at least it should be, whatever it may be, should be constant at least। जो भी phase difference हो वो constant होना चाहिए, change तो नहीं होना चाहिए बार बार, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो जिन waves के अंदर phase difference constant होता है उनको हम coherent sources बोलते हैं या coherent waves बोला जाता है, बट जिनके अंदर phase difference constant नहीं होता है तो उनको एक्चुअली हम नॉन कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। And this is the very basic condition for getting the interference of light, that is the two sources must be coherent, remember. So this is all about the conditions for getting sharp and steady interference pattern, and the next topic we'll see in the next lecture tomorrow. Okay, thank you all of you.